वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे खासतौर पे एक बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की पज़ीराई की डिप्लोमेसी जिस तरीके से हो रही है और ख़ासतौर पे किस तरीके से पाकिस्तान हुकूमत फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाएगी। बहरहाल अब जो है क्योंकि इस तमाम तर मामले के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, पाकिस्तान की जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल और पाकिस्तान को कामयाबी की राह पे गामजन करने के लिए। अमजद इकबाल साहब सर, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हुकूमत की भी बयानात आना स्टार्ट हो गए। पहले हुकूमत भी बड़ी खामोश बैठी थी, हुकूमत ने कहा जी नहीं अब रास्ते जो है वो मुज़ाकरात के ख़त्म होने जा रहे हैं। जो है वो पीटीआई ने वो जलसा करके दिखा दिया और जलसा में जिस तरीके का स्टांस सीएम साहब का था, क्या आप समझते हैं ये क्या माहौल बन रहा है सर और अपकमिंग क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे पहले हुकूमत का जो लहजा है या हुकूमत के जो बुजरा है, जो उनके लोग हैं, उनकी कुछ नरमी थी उनके लहजे में और वो बात ये बार बार होती भी रही। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें, फिर उन्होंने कहा कि जी हम पार्लियामेंट के अंदर आके बात करें। उससे पहले मुज़ाकरात हुए भी कुछ, आपको याद होगा कि लेकिन वो कामयाब ना हो सके और बार बार ये बात होती रही। लेकिन जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद से जैसे आपने कहा कि ये एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। उसकी रीजन है कुछ, उसकी रीजन पहली वजह तो ये है कि देखिए पीटीआई का एक ही मौक़िफ़, हर मुज़ाकरात में सिर्फ एक ही बात होती थी कि जनाब उनके मुज़ाकरात शुरू होते थे कि बानी पीटीआई की रिहाई से और उसी पे ऊपर उसी एक शर्त के ऊपर हर चीज होती थी और उसको कोई ना कोई इदारा ना कोई हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं होती थी। उसके बाद होता क्या था, वो एक मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक बयानिया मुसलसल बनाया जाता रहा। यहां तक कि हम देखते हैं कि जी के फील्ड मार्शल पूरी जात को टारगेट करके एक बयान बनाया गया और आज के दिन तक सिलसिला जारी है, वो रुका नहीं है। लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा किया गया, फिर उस फतह को जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है और अमेरिकी सदर हर रोज उसका जिक्र करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेस कार्ड में, और बाकी दुनिया ने, चाहे वो अरब मुल्क हो चाहे कोई और दूसरे ममालिक को, सब तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में उसने फतह की। और पीटी के जो सोशल मीडिया के लोग थे उनकी तरफ से उस फतह का जो हमारा जो एज था, जो एडवांटेज था, उस बनिए में उसको जायल करने की कोशिश की जाती रही। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये की जाती रही। उसके ऊपर की तरफ से उस तरह से जिस तरह से रद्देमल आना चाहिए था वो नहीं था। उसकी वजह क्या, मेरी समझ में जो बात आती है, आप जानते हैं कि चंद रोज पहले तक एक इस तरह का बना कि जी कि पता नहीं अब वो कुछ होने वाला है और पता नहीं हुकूमत चलती है नहीं, क्या वो ही होने वाली है। तो उस चीज ने आप ये समझ लें कि बाकी जमातों को जो कि हुकूमत में है या हुकूमत की थोड़ी सी हमायत भी करती है, वो थोड़ी सी डिफेंसिव मोड में थी, पीछे चली गई थी और उनका वो दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था जो सोशल मीडिया का बयानिया। लेकिन उस बयानिया का जवाब देने के लिए DGISPR को सामने खुद आना पड़ा कि ये सब कुछ फेक था। सर तो सारा बयानिया फेक बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया मुझे। और ये उसके बाद मैं सिर्फ आखिरी बात सिर्फ ये बात ये करना चाहता हूं कि उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लाइन समझ लें या क्लियर हो गई और मौक़िफ़ दुरुस्त हो गया कि जी हमारे इदारे कहां पे खड़े हैं और ये जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे इनमें कोई हकीकत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये वुज़रा भी और हुकूमत के तमाम लोग खुलकर सामने आ गए। अब वो बात ठीक है, अब वो मुज़ाकरात वाली बात नहीं है और आने वाले दिनों में मुझे तो यूं नजर आता है कि पीटीआई के लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे जलसे के बारे से बता दें, आप क्या समझते हैं, जलसा कामयाब जलसा था? KPK की सतह पे उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, क्या वो क्राउड जलसा, देखिए उसमें दो राय हैं। एक पहली राय तो ये है कि जी जलसा कामयाब था, दूसरी राय है कि जलसा कामयाब नहीं था। लेकिन जलसे की कामयाबी या नाकामी की अपनी जगह पे हम कहते हैं वहां पे उनकी हुकूमत थी, उन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए, जलसा कामयाब भी हो सकता है। लेकिन बात यह कि उस जलसे में बात की तरफ भी जाना है सर।
ये अगर आप एक लाइन में बता दें, क्या वो इम्पैक्ट करेगा जी भाई, गवर्नमेंट? एक लाइन ये है कि उसमें बहुत सारी सख्त बातें की गई, हाँ। लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया ठीक है, जिससे नजर आता हो ठीक कि ठीक जो क्लैश ठीक है, की सूरत पैदा हो रही है। उन्होंने भी दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है, वहां पे ठीक है, जलसा ठीक है करके जनाब। लोगों को मुतमईन किया। बस अब्दुर्रहमान साहब, सर आपका क्या वो है इस हवाले से कि स्टांस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस धाने पे खड़ी है और क्या होने जा रहा है इनके साथ? और खास तौर पे अमजद इकबाल साहब ने जैसे कहा कि एक बयानिया है, जो बयानिया जो है एंटायर स्टेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर, और वो खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर की नहीं बात करें, वो बाहर से जिस तरीके से अब नकवी साहब भी कोशिश करें कि वो शहजाद अकबर को और खास तौर पे वो जो एक दो और भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो वो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त जो सिचुएशन के अंदर है, तो एंटायर स्टेट हम कोई प्रोपेगेंडा कि हम तो मुतहम्मिल है नहीं, तो वो जरूरी था। तो फिर अपकमिंग क्या होने जा रहा है इस तनाजुर में सर? देखिए, बात यह है लगारी साहब के खौफे इमरान एक वाजे मैच अब पड़ चुका है। ठीक है। मसला यह है कि कोई भी 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सियासत को सियासत रहने दें, इसको इख्तलाफ की हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील ना करें। आप किसी को माइनस नहीं कर सकते, ये किसी ताकत के पास ये इख्तियार नहीं है सवाए अवाम के। ये अवाम ने फैसला करना है कि कौन मकबूल है, कौन कबूल है, किस तरीके से है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले तो उसका एक पोस्टमार्टम कर लें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी। बुनियादी तौर पर ये काम तो अता तारड़ साहब का था, ये काम तो हुकूमत का था, ये तो वजारत इत्तलात का काम था। अगर हुकूमत का बयानिया हुकूमत इतनी काबिल होती कि वो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ये सवाल आपका मियां साहब से, ये सवाल मियां साहब से करेंगे जरूर, तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। जी बिल्कुल कीजिए। और फिर उसके बाद एक चीज और, वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। ये एक एक्शन हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर उसका एक रिएक्शन आया। आपने कुछ सवालात वहां पे बुनियादी तौर पर उठाए। मैं समझता हूं कि एक डेविल्स एडवोकेसी की बात है। एक जमाने में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी सियासत का मयार इस कदर गिर रहा है कि एक जमाने में इमरान खान साहब मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, इस किस्म की इस्तिलाहें इस्तेमाल करते थे, और आज पाकिस्तान का इतना बड़ा मोतबर इदारा वो भी इमरान खान को इमरान खान के लेवल पर ट्रीट करेगा, जहनी मरीज कह के। इसमें क्या गलत है फिर अब्दुर्रहमान साहब? इसमें क्या गलत है फिर? इसमें क्या गलत है? जिस तरीके से अगला बंदा नहीं, गुजारिश ये है, लेकिन वैसे हमारा प्रोग्राम का ये डिस्कशन ये है नहीं, वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि अब उसके बाद अपॉन रिपरकशंस क्या हैं। अब जिस तरीके से जलसे के बाद अब्दुर्रहमान साहब ये होने लगा है कि खास तौर पे अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि फैसल वाडा साहब के अल्फाज हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला होगा, बैन हो जाएगी, 9th में के केसेस सारे कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद फिर उसको हुई दूसरे एंगल पे देखें तो सोहेल अफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वो ढीचौक की बात कर रही है। तो ये फिर क्या होने लगा है? मैं इस पे आपकी असेसमेंट चाह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हमें तो एक न्यूट्रल बात करनी है। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है और कोई पाकिस्तान की फौज को मलाइन करे वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, आपने इमरान खान को नाहल किया, आपने उसको जेल में डाला, आपने उसकी पार्टी से निशान छीना, और 8 फरवरी को वो दोबारा अवाम ने उसको मुंतखब करके उसकी हिमायत याफ्ता लोगों को एक बड़ी तादाद में भेज दिया। जितनी तादाद में भेजा वो इलेक्शन उसके बाद फिर मुतनाजा भी बन गया। उसके बाद आप आज भी आकर ये कहते हैं कि हम इस पार्टी को बैन कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस बात को समझिए, इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। इस बात को समझें, ये वो रवायती आपका मुकाबला एक रवायती ताकत के साथ, एक सियासी कुव्वत के साथ नहीं है। माजी में बेनजीर की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रही, नवाज शरीफ साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रही, लेकिन वो डीलें करके भाग गए मुल्क से। और मियां साहब को तो हमेशा गिला ये रहा
कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं। अच्छा, इसमें तो इमरान खान को ये तो ठीक है, ये तो ठीक है अब्दुल रहमान साहब, एक आखिरी इस पे जवाब देखिए जी, एक आखिरी जवाब मुझे दे दें, मैं फिर मियां साहब की तरफ जाता हूं आपके सारे सवालात लेके। मुझे ये बता दें, क्या पीटीआई के अंदर जो शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरीके से कहा है, ना तो इनकी क़यादत नजर आ रही है, सारी क़यादत जलसे पे पहुंची, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 32 MPs ने जो गंडापुर साहब से कहा था कि आप रिजाइन ना दें, हम आपके साथ हैं, क्या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा कि पीटीआई का केपीके के अंदर? थर्डली, जब सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उनका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक तरफ खान साहब भी कहते हैं और दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप भी ये कहती है। आज ट्वीट देखें अगर, तो डिफरेंट ट्वीट्स के अंदर ये लीडरशिप ने कहा कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ पाकिस्तान नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आप एक एंटायर स्टेट नैरेटिव बिल्ड करेंगे जो बाहर से बैठ के लोग करेंगे, तो इसका जिम्मेदार तो फिर कहा जाएगा ना कि ज़हनी मरीज है इमरान खान। सर फिर हम कर ही क्या सकते हैं, आप बताएं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान तो जहनी मरीज है, लेकिन बाकी लोग तो तंदुरुस्ती का मुजाहरा करें, बाकी लोग तो जहनी अमराज की तरफ ना बढ़े। इशू ये है कि आप सोशल मीडिया को इतना संजीदा ले क्यों रहे हैं? आपने पहली जो आपने बात कही कि शेर अफजल मरवत साहब की, जब वजीर आला का इंतखाब हुआ तो क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम वोट सुहेल आफरीदी को पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े। उसके बाद सेनेट का एक इलेक्शन हुआ खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त पर, क्या उसमें भी जो टेस्ट था कि पार्टी किसके साथ खड़ी है, इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ी है। एक मुहावरा अंग्रेजी का, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काबू नहीं पा सक रहे, आपने ट्विटर को 1 साल तक बंद करके रखा, आप इंटरनेट के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, आपने एक फाइल वॉल वहां पे लगाने की कोशिश की। मेरा यह ख्याल है कि कुछ देर के लिए अगर हुकूमत वक्त, सर अब्दुल रहमान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखिए ये आपका ओपिनियन है, तो शायद मसला हल हो सकता है। सर आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट बात ये है कि अगर बाहर से बैठ के, अब्दुल रहमान साहब अगर बाहर से बैठ के आप एक एजेंडा जो है वो स्टेट के खिलाफ करेंगे, जिस स्टेट जो है जिस स्टेट का स्टांस पूरी दुनिया उसको इंडोर्स कर रही है, और आप सिर्फ यूट्यूब के धंधे के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉर्मर मिनिस्टर्स, मैं शहबाज गिल की अगर बात करूं, वो जिस तरीके से यूट्यूब पे बैठ के जिस तरीके से प्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, क्या आप बताएं क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो रीजनेबल है? सर ये चीजें मेरी ये राय है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर पॉलिटिकल स्पेस बनानी है तो सबसे पहले तो अपनी जमात के अंदर अपने ऑर्डर को ठीक करें। सर अपनी जमात को जब तक ये अपनी जमात को पार्लिमानी तरीके से नहीं लेके चलेंगे तो ये मामला मेरे ख्याल में हल होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर देखिए, मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपकी बात इत्तफाक करता हूं। पहले तो हम एक इत्तफाक राय कायम कर लेना। जैसे आपने इश्क़े इमरान की बात की, जैसे आपने इश्क़े इमरान की बात की, सर इश्क़े इमरान की बात की, क्या इश्क़े इमरान होना चाहिए या इतने इश्क़े वतन अजीज होना चाहिए? सर अगर इश्क़े इमरान आप करेंगे तो खौफ इमरान तो होगा, फिर उसके खिलाफ पॉलिसी भी आएगी। सर अब मुझे बोलने का मौका दें। सर बात यह है कि जब तक आपकी डेफिनेशन ठीक नहीं होंगी, आप ये शहजाद अकबर के नाम के ऊपर आपके 2 करोड़ वोट जिस पार्टी को मिले, आप उन सबको गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। आप देखिए किसी आदिल वोट तो अल्ताफ हुसैन को मिलते थे सर, दे देंगे वोट तो अल्ताफ हुसैन को मिलते थे। नहीं, एक लम्हे के लिए मौका दीजिए, मुझे एक लम्हे के लिए मौका दीजिए, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। पहले तो मैं एक चीज को क्लियर कर लें, हम इस बहस को शुरू करने से पहले, ना आप पाकिस्तान की फौज की तस्दीक बर्दाश्त कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ठीक है? इस बात पे हम सब कन्विंस्ड हैं। अब बात यह है कि चंद बेवकूफ, चंद ऐसे लोग जो अपने व्यूज की खातिर, अपनी पॉपुलैरिटी की खातिर, अपने माली मुफाद की खातिर अगर हाईजैक कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, तो क्या हम उनके हाथ में हाईजैक हो जाएं? ये अकल फहम तो हमारे अंदर होना चाहिए ना जी, कि यहाँ पर एक मिनट का नाम नहीं है तहरीक इंसाफ।
आप एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, और तुम हो कौन जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, जिसने शौकत खानम दिया, जो थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान के अंदर। अब आप आ जाइए बयानिए की तरफ। देखिए, क्या मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा था मुझे क्यों निकाला? ये जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद नहीं करते थे। ये माजी है, ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ। डॉन लीक्स नहीं हुई, कोई जानता नहीं है डॉन लीक्स के बारे में, कोई किसी को नहीं पता कि मियां साहब के ख्यालात क्या थे। तो ये साहब, एक दो चीजें होती हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप एक सिस्टम में रह के स्ट्रगल करते हैं, एक सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। जब आप सिस्टम से बाहर रह के इनकलाब करते हैं, जब आप मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है, एज एन एंकर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवामी सतह के जो सवाल है वो भी आपके सामने लगूं। जहां अवाम आप समझते हैं कि इश्क इमरान में मुब्तला है, वहां मेजॉरिटी ऑफ दी अवाम ये भी सवाल करती है कि जिसके इश्क इमरान में हम मुब्तला हैं, उसी इश्क इमरान की बहन जो है वो इंडिया को जाके इंटरव्यू दे देती है। सर, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अच्छा जी, 1 मिनट दे दें। अब नहीं, अब आप बातें तो कर रहे हैं ना, अब आप जवाब भी लेते जाए ना जी। मियां साहब के घर इंडिया के जर्नलिस्ट नहीं आते। मियां नवाज शरीफ की पोती नवासी की शादी में मोदी नहीं आया था। सर देखिए, के तोहफे नहीं भेजते भारत को। मियां साहब ने कभी भारत साहब एक फिक्रा कहा हो, मेरा नाम बदल दें आप। 25 साल के बाद शरीफ खानदान, उनकी एक तारीख है इंडिया 25 साल के बाद आने वाला बानी पीटीआई। मुझे एक चीज बताएं, देखो अवाम जो है ना, अब्दुल साहब, अवाम मैं कहता हूं जी, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, नून लीग, सारी जमातें जो है वो अवामी नुमाइंदे नहीं, अगर एक सपोर्ट ये समझा जाए तो क्या फिर इमरान खान साहब उसी रास्ते पे चलेंगे? लेकिन आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू देना ही गलत है। भाई बात यह है कि आप इंटरव्यू का मौका दे क्यों रहे हैं? अदालतें कहती हैं इमरान खान से मुलाकात कराओ, आप मुलाकात नहीं कराते, करवाएं ना मुलाकात। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, मेरा स्टांस सुनने जनाब काइंडली। जज, आप डी चौक आ जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करें तो वो जमहूरियत। इमरान खान तहरीक इंसाफ कॉल दे तो आप उन्हें निकलने न दें, आप दफा 144 लगा लें। क्यों भाई, क्यों सर? जो आज, अच्छा मेरी अब बात सुन ले काइंडली, जो आज हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुआ था? क्या मरियम नवाज को मुलाकातों में नहीं उनके लिए ऑब्स्टिकल्स और हार्डल्स बनाए जाते थे? सर, ये पाकिस्तान का माजी अब्दुल रहमान साहब माजरत के साथ यहाँ तमाम इक़्तिदार में जो भी आके बैठता है वो दूसरे को जो है वो दीवार में चुनने की पूरी मुकम्मल कोशिश करता है। और पाकिस्तान तरीके, क्या खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं इनके जाके एसी बंद करा दूंगा, मैं इनकी टीवियां बंद करा दूंगा, मैं इनको जेल में जो है वो गलत कहा? तो हम गलत कहा था, यही बात तो मैं कर रहा हूँ सर, मैं यही बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खान ने गलत काम किया तो आज भी वो गलती जस्टिफाइड है। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आपने गवर्नर राज लगाना है, तो उन्होंने आपको अवामी राज। अच्छा मियां साहब से जरा नून लीग हुकूमत का भी थोड़ा स्टांस सुन लें। फिर मियां साहब सुन पा रहे हैं? मियां साहब, बात ये है ना जी कि आपकी वॉर ऑन टेरर की जो पॉलिसी है, सुहेल आफरीदी ने कल क्या कहा, आपने केपीके को लेबोरेटरी समझा हुआ है। अब्दुल रहमान साहब, मैं आपके सारे सवाल पूछ लेता हूं मियां साहब से, आपके सारे सवाल मियां साहब से पूछता हूं। मियां साहब, अब्दुल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि जी आपने तो जो है वो बुलंद बाला दावे, आपका भी माजी जो है वो दागदार है, तो इस हवाले से आपका क्या सवाल है? क्यों ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप उसको जो है दीवार में चुन रहे हैं? मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, क्या बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी थी उन्होंने? और आपने नहीं दी, बीच में ना आपने नहीं दी। और बाजवा साहब मुजरिम कौम के सुनने का भी रखें तरफ। मैं अब्दुल रहमान साहब, मियां साहब का जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, आपको पूरा मौका दिया अब्दुल रहमान साहब। उसने उसके हक में वोट नहीं दिए, कोई मुखालफत नहीं थी। अब वक्त आया, एक फिक्रा ले लें, उसका भी जवाब दे दें, उसका जवाब दे दें। मियां साहब ने बाजवा साहब के बारे में क्या कहा? तो फिर अब्दुल रहमान साहब जरा जवाब सुन लेंगे तो प्रोग्राम में उनका भी स्टांस आ जाएगा, आपका स्टांस आ गया मेरे भाई, जरा उनकी सुन ले, फिर प्रोग्राम का मैं कंक्लूड बर्दाश्त नहीं। मेरी बात सुनी ना, तो लुगारी साहब की बर्दाश्त ना करने की वजह है कि उसमें अच्छी बनी इनकी पोजीशन थी, खुद खत्म किया और लड़ाइयों की तरफ आए, किसी जगह पे बर्दाश्त नहीं किया। मैं सिर्फ बाजवा साहब को मियां साहब ने वोट दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत की खातर
बर्दाश्त। बाजवा साहब के बारे में मियां साहब क्या कहते थे अभी पिछले हफ्ते, क्या कह रहे थे? अभी हम सब अपनी अपनी हुकूमत करेंगे, इसमें नुकसान होगा जो वो बातें कर रहे हैं। एक सवाल करना है मैंने आज आप वो करते थे वो ठीक था, ये नहीं कहते थे। एक सवाल कर रहा हूं मियां साहब जी, जो इमरान है एक पेट पे है, ये कहते नहीं थे। मियां साहब एक सवाल करना है सिर्फ आपसे, आप ये बता दें पिछले हफ्ते मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, असल मुजरिम वो हैं। तो अगर वो मुजरिम थे तो मुजरिम को एक्सटेंशन क्यों दी? क्यों जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जवाब दे मियां साहब, क्यों आपने एहतसाब नहीं किया? आप कहते हैं ना जनरल बाजवा को जवाब देने दें उसे, अब्दुर्रहमान साहब जवाब देने मियां साहब को, मियां साहब को जवाब तो देने दें। आप तो फिर नारे इंकलाब के इंकलाब की वरना कुछ नहीं, किसी से कोई छुपी हुई नहीं। अब्दुर्रहमान भाई मेरी बात सुने, पीटीआई वाला आप काम नहीं करें, मेहरबानी फरमाएं। ये तो पीटीआई का ऑनर दिया परवेज मुशर्रफ को। अब्दुर्रहमान भाई आप उनका जवाब तो सुन ले मियां साहब का। मुशर्रफ को मियां साहब गार्ड ऑफ ऑनर दिया आपने। बातें मियां साहब असूल की तब करें जब आपने अमल करना हो। देखें परवेज मुशर्रफ को, ये हमें आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा परवेज मुशर्रफ पे, सजा क्यों नहीं हुई? आप बताएं। मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि जो हाउस में इतनी सख्ती हुई उसका फायदा क्या हुआ, सिर्फ ये बात। नहीं प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। और अब्दुर्रहमान साहब थैंक यू सो मच। बाजवा साहब के ऊपर आर्टिकल 6 आप लगाएंगे, फिर करना क्या है? मेरी बात सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए आप दूसरे की बात सुननी है, तब भी किसी को इस बात का पता चलना है। आप देखें, एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के हैं, उन्होंने सूबे की भी बेहतरी देखनी है और इधर आके बर्दाश्त भी करनी चाहिए। हाउस में अगर बर्दाश्त होती तो आज ये नेशनल असेंबली के हाउस की और सेनेट के हाउस की ये सूरत हाल ना होती। मरियम नवाज फौज के बारे में क्या कहती रही है माजी में? मेरी बात सुने ना, देखिए अब्दुर्रहमान साहब, मियां साहब एक मिनट, अब्दुर्रहमान भाई मेरी बात सुन ले, काइंडली आपको पूरा टाइम दिया अब्दुर्रहमान साहब, मियां साहब की बात सुन ले फिर उसका जवाब दीजिएगा। जी मियां साहब कंटिन्यू करें। जी मियां साहब तकलीफ में थे, करते थे। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है जी कि जितनी जिस किस्म की शदीद किस्म की इन्होंने अपोजिशन की है, उसका फायदा क्या हुआ पीटीआई, उसका फायदा जमहूरियत को क्या हुआ, उसका फायदा मुल्क को क्या होगा? देखें, हमें हाउस में बैठ के स्पीकर के सामने हमें अपोजिशन को गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट को अपोजिशन का एहतराम करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए, अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं भी सारी जिंदगी ये रोल अदा करता हूं, देखते आए हैं। ये जो अफामो तफहीम की सियासत है ये करनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं अफामो तफहीम की सियासत, आपका पॉइंट आ गया मियां साहब आपका पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान साहब वन लाइनर प्लीज आंसर। एक हद तक असेंबली में स्पीकर को इन्वॉल्व करना चाहिए। जी सर, जी अब्दुर्रहमान, मैं ऐसी है मैं सिर्फ अपोजिशन के स्पीकर बैठे हुए, मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ जी, एक फिक्रा कहना चाहता हूँ लगारी साहब, इस मुल्क का मसला इमरान खान नहीं है। इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को अगर कुछ खतरा है, कोई थ्रेट है इस मुल्क को, तो वो करप्शन से है, वो इंसाफ की अदम फरामी से है। एट द एंड आपने कंस्ट्रक्टिव बात कर दी। एट द एंड अब्दुर्रहमान साहब थैंक यू सो मच, कंस्ट्रक्टिव बात कर दी आपने, वरना तो इसके इमरान की बातें हो रही थी। मैं अब्दुर्रहमान साहब थैंक यू सो मच, अमजद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होने को, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।